अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। पाकिस्तान की तारीख में 2013 में जमहूरियत के हवाले से एक बहुत खुश आइन कदम लिया था तब की मुंतखब हुकूमत ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ट्रांजिशन हुई थी और तब्दील हुई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नौ मुंतखब हुकूमत में। अब उसके बाद से कई बार कहा गया है कि ये जमहूरी ट्रांजिशन कितना ज़्यादा अहम है। हिज़्ब इख्तिलाफ के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका क्योंकि मैंडेट नहीं है, उनको मुद्दत मुकम्मल करने से पहले घर चला जाना चाहिए। और 2018 के इंतखाबात में भरपूर धांधली हुई है अपोजिशन के मुताबिक। लेकिन अब देखना ये होगा कि चाहे मुद्दत से पहले या मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अगर वही जमहूरी अमल अपनाना है तो क्या बुनियादी इस्लाहात किए जाएंगे हुकूमत वक्त की जानिब से और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ सर जोड़ के पार्लियामान के ज़रिए, या हम वही डिस्कशन कर रहे होंगे लॉन्ग मार्चेस की, एहतजाज की और धांधली की आज से कुछ साल तक और कुछ दहाई तक। जनाब शराजी साहब ज़रा सुन लेते हैं। पहले जब डिस्कशन हो रही थी PDM जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद है, 11 सियासी जमातों की बहुत अहम इत्तेहाद है सर, बात कर रहे थे इस्तीफ़ों की और फरवरी में लॉन्ग मार्च की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस इत्तेहाद की एक बहुत बुनियादी एक हिस्सा है, उनके को चेयरपर्सन का ज़रा बयान सुन लेते हैं। लेट्स हियर इट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, अगर पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से बात की जा रही थी मैस इस्तीफ़ों की या लॉन्ग मार्च की, जो अब पीपल्स पार्टी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ की जाएगी, क्या PDM की बाकी सियासी जमातें ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ सर इस नुक्ते पर मुतहद हो गई हैं सर? नहीं जी, अभी इस पर कोई मशावरत नहीं हुई है। और जब मेरा ख्याल है सियासी जद्दोजहद होती है वो वैसे भी पॉलिटिक्स में इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस टू रिव्यू द स्ट्रेटजी कि जी आगे ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी तक हालात हैं उसके बेसिस पर हमने आगे कैसे जाना है। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का जो अभी आपने बयान सुनाया है अदम एतमाद के हवाले से, उस पर पहले बातचीत तो हुई है PDM के पार्टीज में और इजलास में, लेकिन उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और उसके रीजन भी जाहिर है इतना आसान नहीं है अदम एतमाद। ये नहीं है कि PTI के तमाम जो अरकान है वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जब इस किस्म की जो चीज होती है, जैसे चेयरमैन सेनेट चेंज करने का वक्त था, तो बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है और सारे पीछे जाहिर है वो कुव्वतें भी शामिल होती हैं और जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब पीपल्स पार्टी वाले आके बात करेंगे तो अच्छा ज़ुबैर साहब, क्या लगता है आपको बतौर सियासी रहनुमा कि इससे पहले बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात हो या इस्तीफ़े ना देने का मामला हो, ये सारी बातें पीपल्स पार्टी ने PDM के फोरम पे नहीं की बल्कि इसी तरह मीडिया के थ्रू उन बातों का इजहार किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या पीपल्स पार्टी जो बयानिया PDM ने अपनाया है उसके साथ मज़ीद चलना नहीं चाहती, या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत कहीं से कोई दबाव महसूस कर रही है, उस वजह से कुछ डिफरेंट नजर आ रही है? नहीं, एक तो मैं तो बहुत सिंपैथेटिक हूँ पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से एक चीज कही थी इस्तीफों के हवाले से, बाई इलेक्शंस के हवाले से, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जी हमारी सीट डिबेट करेगी और फैसला किया जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली फेयर। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी एक बंदा फैसला कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी जो मेन फोरम है उसमें फैसले ना हो। उन्होंने फैसला किया और फैसला ये किया कि पार्टी का ओपिनियन ये था। 1 जनवरी को जब PDM का इजलास हुए उसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया इन तमाम चीजों के हवाले से। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने एक बड़े अच्छे दलील के साथ तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश किए कि क्यों हमें सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना। इसमें
ना लॉन्ग मार्च का उन्होंने कहा था कि चैलेंज किया था, ना ही उन्होंने वो की बात की। लेकिन हमेशा से था द टाइमिंग ऑफ इट, कि इस्तीफे अगर देंगे तो टाइमिंग क्या होंगे। इट हैज टू बी योर लास्ट कार्ड, इट कांट बी जस्ट प्लेड लाइक दैट कि आप पत्ता फेंक दें और उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद वो ये वही इजलास है जिसमें मौलाना तस्वीर रहमान ने पीएम के सदर के तौर पर एक फैसला सुनाया था कि हम 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं हुकूमत को रिजाइन करने के लिए। अगर वो नहीं करते तो फरवरी में हम अपना लाएअमल ऐलान करेंगे दो चीजों के हवाले से, एक इस्तीफों के हवाले से एंड द टाइमिंग ऑफ इट, और एक लॉन्ग मार्च एंड द टाइमिंग ऑफ इट, विच इज स्टिल द टू थिंग्स जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक है। ज़ुबैर साहब, अभी आपने देखा 2018 के इंतखाबात पर धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगे। उससे पहले 2013, 2002, 1990 ये वो तमाम इंतखाबात हैं जिन पर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। आपकी जमात का कहना है, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मकसद है वो इंतखाबात जो कि मुदाखलत से पाक हों। मिसाल के तौर पर सर, अगर कल इंतखाबात हो जाएँ, ये हुकूमत गिर जाए, फ्रेश इलेक्शंस हों, तो तब भी शायद कोई उस तरह का इम्पेडिमेंट नहीं है कि मुदाखलत से पाक हों। आपके करीब वो कौन से रिफॉर्म्स हैं, कौन से पॉलिसी चेंजेस हैं जो कि करने होंगे कि इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात से पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट को निजात हासिल हो सके? देखिए, पहली चीज तो ये होती है कि मेरा ख्याल है कानून के हवाले से या रिफॉर्म के हवाले से इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हर इलेक्शन आपको बहुत सी चीजें ऐसी बताता है कि जिसकी बुनियाद पर आप फर्दर इम्प्रूवमेंट करते रहे हैं जी। 250 साल अमेरिका में कभी किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया था, लेकिन अगर किसी की नीयत खराब हो तो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी दिन तक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ा कि जी धांधली हुई है और वो जीते थे और उनको हरवा दिया गया। तो इसका तो वो कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपने देखा कि यहाँ भी एक इशू है। अब यहाँ रिजल्ट अनाउंसमेंट का एक तरीकेकार रिफॉर्म तैयार हो गया था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि जी ये आरटीएस के थ्रू इलेक्शन रिजल्ट्स बताए जाएंगे। अब लास्ट दिन शाम को अगर कोई उसको बिठा दे या एक काउंटिंग का एक तरीकेकार हो, कोई रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। बड़ा क्लियर है कि जो पोलिंग एजेंट होगा वो दोनों या तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जिनके भी उम्मीदवार होंगे उनके एजेंट्स की मौजूदगी में काउंटिंग होगी। काउंटिंग का तरीकेकार भी दिया हुआ है। अब अगर उनको धक्का देके बाहर निकाल दें और वो शामिल हो जाए काउंटिंग करने में जिसका ताल्लुक ही नहीं काउंटिंग से, तो फिर इसका रिफॉर्म से क्या ताल्लुक है? तो और दूसरी बात ये है, प्लीज देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है 2018 के इलेक्शन और 2013 के इलेक्शन को कंपेयर करना बड़ी ज्यादती वाली बात है। ये ऐसे ही है कि जी 2013 में इमरान खान जीते थे और आखिर में ट्रॉफी मियां नवाज शरीफ के हवाले कर दी गई। 186 सीटें थी पीएमएलएन की, 34 सीटें थी पीटीआई की। आप इंडिविजुअल इलेक्शन रिजल्ट्स देखें कि कितने कैंडिडेट से 65 कैंडिडेट से पीटीआई की जिनकी जमानत जब्त हुई, मतलब लाख वोटों से हारे थे। तो कोई कंपटीशन ही नहीं था और उन्होंने तो 4 सीट तक किया था, जो हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। आज भी अगर आप उनसे पूछे कि भाई जो पीएमएलएन की हुकूमत उनका 4 सीटों से ताल्लुक क्या था, इलेक्शन कमेटी का प्रोसेस है जो आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। एक तरीकेकार एग्रीड है कि अगर किसी को कोई कंसर्न होगा तो वो कहाँ जाएगा, किस तरह से रिजॉल्व करेगा। अब अगर वही उस पर तैयार ना हो नहीं, वो तो जुबैर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। तो दैट अगेन बेग्स द क्वेश्चन, इसका हल क्या है? और देखिए, इसका एक मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2006 में जो वो हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है और बहुत से एलिमेंट्स हैं जो क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, लेकिन उसमें एक बुनियादी फर्क आ गया था कि पाकिस्तान में 90 की दहाई या 50 की दहाई या 70 की दहाई में जब भी डेमोक्रेसी और वो शदीद इख्तलाफात होते थे, ना मानने वाले के एक दूसरे को गिराना है, जैसी हुकूमत बनती थी ऑपोजिशन पहुंच जाती थी एस्टैब्लिशमेंट के पास गिराने की। 2006 में एक बड़ा क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। उसकी बुनियाद पर 2008 के जब इलेक्शन हुए तो आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी जीती, पीएमएलएन हारी थी। पीएमएलएन ने एक भी कुछ नहीं कंसर्न होते थे, बहुत से हो सकते थे,
ये नहीं कंसर्न शो किया था। इंडिविजुअल कंसर्न होते हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू वो आप जाते हैं, अपनी दरख्वास्त देते हैं कि जी कमीशन में कि जी मेरे साथ ये ट्राइब्यूनल्स वगैरह में। 2013 में इलेक्शन हुए, पीटीआई ने सिर्फ नहीं माना था, पीपल्स पार्टी के भी कंसर्न थे, बाकी जमातों के भी कंसर्न थे, लेकिन ये कि जी ट्रॉफी पूरी की पूरी इस हद तक तो किसी का कंसर्न नहीं था। और हम समझे थे कि ये, और फिर 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, ये इस सिलसिले में तो जिसमें बुनियादी चीजें तय हो जाए कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस को किस तरह से रन करके देखिए पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि आप लॉयल्टी चेंज करने के लिए अगर दबाव डालेंगे, अगर प्यार मोहब्बत से, डरा धमका के, फाइलें दिखा के, तो रिफॉर्म से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई दुनिया का रिफॉर्म कर ले आप, इसका क्या लॉयल्टीज आपका 2002 की आपकी बात, 2002 में एक पीपीपी पैट्रियट्स बन गई, टीएमएल क्यों बन गई? टीएमएल पीपीपी पैट्रियट्स इलेक्शन के बाद बनी, जिसमें फैसल सालेयात और शेरपाव साहब और बाकी सारे लोग जो थे वो उनको उधर शामिल किया गया ताकि वो पीपल्स पार्टी से हटाए। क्या इलाज है? तो एक तो ये है उसका जिस बुनियादी नुक्ता है, अगर आप पूछे बुनियादी नुक्ता, जो इदारे जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आइन के मुताबिक उनको अपना काम करना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अभी भी वो उसमें किसने अभी जिक्र किया था कि जी हमने इलेक्शन चीफ ने शायद जिक्र किया था, ये याद नहीं, बट बुनियादी चीजें अगर पीएमएलएन आज आवाज उठाती है कि बलूचिस्तान असेंबली में जो अखाड़ पछाड़ की गई वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हम गलत कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि सेनेट के जो चलाने का तरीकेकार है उसमें सेनेट चेयरमैन के ऑफिस में कौन सा बैठे होती है या नेशनल असेंबली, इज इट नॉट वर्थ लुकिंग? चलिए हमें छोड़ दें, आप पीएमएलएन का कंसर्न छोड़ दें। क्या सर मैं जरा शराजी साहब का भी सवाल जरा शामिल कर दूं। जी शराजी साहब। सही जरूर जुबैर साहब, जो आप कंसर्न शो कर रहे हैं बड़े ही इनमें वजन है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बातें उस वक्त क्यों याद आती हैं कि जब सियासी जमातें अपोजिशन बेंचों पर जाके बैठती हैं, जब हुकूमत में होती हैं तो ना इन रिफॉर्म्स का ख्याल आता है, ना ही फ़ौज की मुदाखलत को कम किया जाता है। गोया कि फ़ौज का तो यही कहना है कि इलेक्शन के लिए बुलाया जाता है तो हम आते हैं, अपनी तरफ से तो नहीं आते। लेकिन सर कम टू द जो तजवीज़ दी गई है बिलावल साहब की तरफ से, ऐसे में कि जब अपोजिशन खुद इत्तेहादी नाराज़ नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक एतमाद लेके आए बुज़दार साहब के खिलाफ, फिर मरकज़ में भी लेके आए। और इससे जुड़ा सवाल सर अगरचे मफरूज़े की बुनियाद पे है कि अगर पीपल्स पार्टी इसी सोच के साथ आगे बढ़ती है तो क्या फिर हम समझें कि पीडीएम की दीगर जमातें उनसे रास्ते जुदा कर लेंगी और अपने ही नैरेटिव के साथ चलेंगी, या पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को मान लिया जाएगा? देखिए मैं आपको जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट एनसी के पीटीएम के इजलास का जिक्र किया था, फरजुल्लाह बाबर ने जो उसमें बिलावल साहब शामिल थे, फरजुल्लाह बाबर ने जो अपना केस पेश किया था पीपल्स पार्टी का, देखिए बात ये होती है कि इट्स नॉट अबाउट पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या जमाते अहले हदीस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अबाउट लॉजिकल रीजनिंग कि जी अगर कोई रीजन के तहत कोई चीज बताता है कि क्यों बाय इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और इस देखिए विद इन पीएमएलएन भी दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं और होने चाहिए, क्योंकि ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं। आप सियासी एक फैसला करने जा रहे हैं कि अगर आपने बाय इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो उसके अपसाइड क्या है और उसकी डाउनसाइड क्या है, उसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का 1985 का पार्टिकुलर सिलेक्शन के हवाले से एक तजर्बा है और वो आज भी उसको बुनियाद बना के कहते हैं कि वो जो उन्होंने गलती की थी उसकी वजह से उनके पंजाब में जो वो था गढ़ था पंजाब, वो दे लॉस्ट इट फॉर एवर। और पीएमएलएन ने वो वहां जाके अपने एस्टैब्लिश किया, बहुत से जो ये नई ब्रीड एक पॉलिटिशियन की आई जिसमें जावेद हाशमी है, सिफाज चौधरी निसार वगैरह है, तो वो उनका अपना एक मौकिफ है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकिफ है। तो पॉइंट ये है कि ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की बात नहीं कि पीपल्स पार्टी मना सकेगी या नहीं मना सकेगी। वी विल ट्राई टू कीप दी अलायंस इंटैक्ट, कोलिशन इंटैक्ट एज मच एज पॉसिबल। बट जाहिर सी बात है ये तो मैं साइंस नहीं कह सकता कि जी 100% तमाम फ्यूचर के लिए वो हम सब 11 कोलिशन इत्तेहाद एज मच एज पॉसिबल गिव एंड टेक करना पड़ता है। और अगर आप समझते हैं कि इत्तेहाद की वजह से एक आपका ज्यादा मजबूत ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म होता है तो दैट इज द नंबर वन ऑब्जेक्टिव। फिर उसमें हम
करते कि ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी की उसमें लॉजिक है और पीपल्स पार्टी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है और उसको बाहर नहीं होना चाहिए इस वक्त किसी सूरत में भी, तो आप कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देने के लिए तैयार। लेकिन सर बिलावल की डेफिनेशन में लॉन्ग मार्च या धरना जमहूरी तरीका नहीं है, तो आप इससे इत्तेफाक करते कि नहीं करते, इस पे तो कम से कम कुछ वजाहत दें ना सर। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि लॉन्ग मार्च या धरना जो है वो नहीं है, वो उन्होंने कहा कि जमहूरी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, कानूनी, और वो तहरीक एतमाद है। बात ये है कि अगर आप इसमें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप वजाहत भी उनसे लेंगे कि लॉन्ग मार्च एक बड़ा क्लियर है, PMLN का भी बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पिछले 3 महीने में आपने देखा है, मुल्तान हो या भावलपुर हो या कहीं कोई जलसा हो या रैली हो, हमने कभी एक गमले को भी नहीं तोड़ा। तो ये तमाम जमहूरी, अगर लॉन्ग मार्च यहाँ से लाहौर से शुरू करके इस्लामाबाद जाते हैं, यहाँ से गुजरात में चले गए तो वो जमहूरी है, और यहाँ से इस्लामाबाद जाना गैर जमहूरी है। हाँ, तो वो कहते हैं कि लॉन्ग डाउन करते हैं। अच्छा जुबैर जी, अच्छा जुबैर साहब जी, जी आप बात मुकम्मल कर लें सर। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, उसमें बिल्कुल हम ये कहते हैं, ये जो हमने जो 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 PTI का धरना था, प्लीज उसमें डिफरेंशिएशन करें, वो सिविल नाफरमानी की मूवमेंट उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने लोगों को कहा टैक्स ना दें, उन्होंने ड्यूटीज ना देने का, उन्होंने IMF को लेटर किया था जिनकी फंडिंग ना करें, उन्होंने तमाम वो चीजें की थी जिसको सिविल नाफरमानी कहते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। और उन्होंने उन जगहों पर हमले किए। सुप्रीम कोर्ट की जो, आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की वो तस्दीक है, अगर वो शलवारें लटकाना सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक नहीं है, तो क्या मिसाल के तौर पर GHQ में शलवारें को लटका सकता है? नहीं लटका सकता ना, तस्दीक है ना। तो जब इतने बड़े सुप्रीम बॉडी की अगर इस तरह को ट्रीट किया जाएगा और पार्लियामेंट के लॉन्च घुस जाएंगे और उस पर आप नदामत भी ना करें, और अगर आप पुलिस थाने में जाके टॉप लीडरशिप जिसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी शामिल, असद उमर भी थे, अपने बंदों को आप जाके निकलवा के ले आते हैं, ये होते हैं गैर जमहूरी तरीके। लास्ट क्वेश्चन, आपने जिक्र किया सर मुस्लिम लीग नवाज़ की क़ियादत का, जावेद हाशमी साहब ग्रास रूट्स के आदमी, चौधरी निसार साहब 7 बार 8 बार मुंतखब हुए हैं, आप सर गवर्नर सिंध रह चुके हैं, और आपकी जो गिरफ्त है इकनॉमिक अफेयर्स पे उसकी भी भरपूर तारीफ़ की जाती है। जब शाहिद खकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया था सर, तो ये भी काफ़ी प्रेज़ वर्दी चीज़ थी और तारीफ़ की गई थी शाहिद खकान अब्बासी साहब का जो तवील सियासी तजर्बा है उसको सामने रखते हुए। आज सर अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के मुस्तकबिल की बात की जाए, जो हमजा शहबाज साहब ऑलरेडी लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब बन गए हैं, मरियम नवाज़ साहिबा को वाइस प्रेसिडेंट एलिवेट कर दिया गया है, तो बतौर जमहूरी मंसूबा सर और जमहूरी रवायतें, और मुस्लिम लीग के बारे में तो ये तारीफ़ के तौर पे कहा जाता था कि यहाँ मौरूसी सियासत नहीं अपनाई जाती, तो सर इन द फ्यूचर मैं आपकी वजाहत कर दूं। जी जी देखिए, ये मौरूसी सियासत कोई चीज नहीं होती है। मौरूसी सियासत जॉर्ज बुश जूनियर इसलिए बने थे, वो जॉर्ज बुश सीनियर के बेटे थे, बट वो बुरी चीज थी ना सर। सर सुन ले सन 80 से लेके 2008 तक या बुश या क्लिंटन प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट था। पॉइंट ये होता है, जो पॉपुलर सपोर्ट होता है, अगर मरियम नवाज की जगह अगर मोहम्मद जुबैर जाके लाहौर में 1 लाख बंदा पीछे खड़ा करे तो मोहम्मद जुबैर लीडर बन जाएगा। तो मरियम नवाज को बिल्कुल बेनिफिट है, एक हेड स्टार्ट मिला मियां नवाज की बेटी होने के लिए, लेकिन मेक नो मिस्टेक अबाउट इट दैट शी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द पार्टी बाय फार, एंड एवरीवन रिकॉग्नाइजेस दैट। मेरे ख्याल है इसको, इससे अगर तो पॉइंट ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर तो वो होता है जिसके लोग होते हैं, तो उसमें ये कहना कि शी इज द डॉटर ऑफ मियां नवाज, तो PMLN के पास तो सबसे बड़ा सत्ता ही वही है, मरियम नवाज शरीफ। नहीं बट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाइल योर पॉइंट इज वैलिड, सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आज किसी और में दम कम होगा तो वो लीडर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब, बट वुड यू अग्री कि अगर उसी तरह की मरकजी अहमियत किसी और लीडर को या किसी मुतबादल को दी जाए तो उनकी भी शायद उतनी ही मकबूलियत हो या पॉपुलैरिटी हो अवाम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। मरियम नवाज बेटी है मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज बेटे हैं मियां नवाज शरीफ। आर यू टेलिंग मी कि हुसैन नवाज विल ड्रॉ द सेम लेवल ऑफ क्राउड? और प्लीज द
पता नहीं आपने मीडिया तो उस तरह से कवर नहीं करता जैसे इमरान खान को कवर करते। आई वुड लाइक टू इन्वाइट कि व्हेन शी गोज इन अ रैली, तो आप अगर देखेंगे और आप पिछले 30 साल के तजर्बा रखने वाले लोगों से भी पूछेंगे, जो मैडनेस और पागलपन होते हैं उनके लिए, वो कोई नॉर्मल नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ हालात ऐसे हैं कि जी दवा से लगते हैं वर्कर्स और उनका एक रिएक्शन होता है, भरपूर जज्बात होते हैं। बट मैं आपको यकीन कर, मैंने उनके साथ फार एंड वाइड ट्रेवल किया, उनके साथ कार में बैठ के तकरीबन 90% जहाँ भी वो गई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक आधे मिनट के लिए दरवाजा खोल के बाहर निकलना उनके लिए कितना मुश्किल मरला होता है। लेकिन जुबैर साहब क्या ही अच्छा हो कि वो पार्टी के सदर रहे क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन जब हुकूमत साजी का मरला आए तो फिर जुबैर जैसे लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं, इनको वजारत उज़्मा पे बिठाया जाए। ये भी तो हो सकता है ना सर। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो पार्टी की सदारत न संभालें, बट हुकूमती मामला अपनी पार्टी के टैलेंटेड लोगों के हवाले करें। जब पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है ना, तो आपने देखा पिछले 8 महीने देखिए, राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बने, वो कौन है, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शाहिद खान प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिकल प्रोसेस तो चलने देना। पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चलेगा तो ये इसी तरह से होगा। हम कहते हैं कि जी आउट ऑफ द ब्लू एक चीज हो जाए। जब वक्त आया था सिलेक्शन करने का, और दूसरी बात ये है कि हमने मरियम नवाज शरीफ के बारे में ये कहना कि जी शी इज नॉट कैपेबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अगेन द पॉइंट यही है कि अगर जो सबसे ज्यादा 1990 के इलेक्शन जो थे इत्तेहाद के तहत हुए थे IJ, और मुस्तफा जतोई साहब वाज द पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए थे तो वो जो सेंटर स्टेज था वो मियां नवाज शरीफ के पास इसलिए पहुंच गया था क्योंकि ही वाज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ही लेड द इलेक्शन कैंपेन, दैट इज व्हाई ही वाज प्राइम मिनिस्टर, ही वाज ऑलरेडी जुबैर साहब। लेकिन 1990 के पीछे तो बहुत एक और तरह की तारीख थी ना सर। उसमें तो जुनेजो साहब हार गए, जतोई साहब हार गए, फिर उसमें बात कर रहे थे। अग्रीड, लेकिन उसमें तो सर बेग साहब भी थे, दुरानी साहब थे, बहुत लोग थे। बट उसी पॉपुलैरिटी को सामने लेके चलते हुए सर आपके करीब क्या इसी तरह फिर चलता रहेगा? अगर कहें कि जी मरियम साहिबा के जो आगे भी जो साहिबजादे हैं उनकी भी उसी तरह की पॉपुलैरिटी हो, वुड इट नॉट बी बेटर कि प्राइमरी इलेक्शंस के जरिए मुस्लिम लीग ये डिसाइड कर सके? तो इस वक्त अगर सपोज करें इस इलेक्टोरल प्रोसेस टेक्स प्लेस नाउ, एज ऑफ नाउ, जी, who will lead the campaign for PMLN without मियां नवाज शरीफ, विदाउट मरियम नवाज, PMLN को इतना बड़ा झटका होगा कि वजीराबाद से लेके, कराची से लेके, लड़काना से लेके, जहां जलसा होगा या रैली होगी, there is one leader who will create the difference and that is मरियम नवाज। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो मर्जी कह लेंगे कि किसकी बेटी है, कहाँ से आगे क्या होगा, तो वो हम क्यों अपना मेन कार्ड इस्तेमाल ना करें? ये तो ये पता है ये कैसे है, जो लोग कहते हैं ना इन हाउस चेंज कर लें जी, इमरान खान को हटा दें, हमें कोई इतराज नहीं, ये वो लोग कहते हैं जो PTI का सफाया करना चाहते हैं, क्योंकि पता है सबको कि इमरान खान गया तो PTI आराम से गिर जाएगी। एक पॉपुलर स्पोर्ट को रिकग्नाइज करना चाहिए ना। असद उमर या शाह महमूद कुरैशी या शफकत महमूद या लीडर्स के पास वो तो नहीं है, मैच नहीं है जो इमरान खान के पास है। वेदर वो वर्ल्ड कप की वजह से हुआ था, जिस वजह से भी होता, लेट्स रिकग्नाइज दैट फैक्ट। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। जब हुकूमत वक्त आई थी तो बहुत बात हुई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, SOEs, जो तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, PIA है, स्टील मिल है, रेलवेज़ है, इनको रिफॉर्म किस तरह किया जाए, और ख़ुसूसी तौर पर स्टील मिल और PIA के हवाले से अगर रिफॉर्म नहीं किया जा सकता तो प्राइवेटाइज़ किस तरह किया जाए। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा जो छोटे मंसूबे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के टर्मिनल्स हों, पार्क्स हों, तो उन पर भी अब कर्जा लिया जा रहा है। सब पर बात करेंगे शराजी साहब के साथ। शराजी साहब, काफ़ी एक
स्किज़ोफ्रेनिक किस्म की पॉलिसी सामने आ रही है। इसका ज़रा बताते हैं कि इसका सर पैर किस तरह हमें मिलेगा, नज़र आएगा। अच्छा, बुनियादी तौर पे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी तो मैं समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हालत ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर से लेके अब तक कोशिशें ज़रूर हुई हैं जी, बट अगेन पता नहीं वो कौन सी मसलतें हैं कि चीज़ें कहीं रुक जाती हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल में कुछ हवाले से तो हम कह सकते हैं कि बड़े अच्छे फैसले होने जा रहे हैं। बिलखुसूस मैं ज़री तरक्याती बैंक का कहूँगा। असद हालत ये है कि इस मुल्क में बरसा बरस से इतना बड़े नेटवर्क के साथ, इतने बड़े फंड्स के साथ इतना बड़ा बैंक चल रहा है और हालत ये है कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी ज़राअत का ये हाल है। तो मेरे ख्याल में ये ज़री तरक्याती बैंक जैसे जो इदारे हैं इनको ज़रूर प्राइवेटाइज होना चाहिए। ये सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, इसमें ओवर स्टाफिंग है, सियासी बुनियादों पे तकर्रियाँ हैं, फिर मेरिट का कोई ख्याल नहीं रखा गया और जो कर्ज़े दिए गए हैं मेरा माशाल्लाह रिकवरी बहुत ही लो है और अरबों रुपए हैं जो सियासी बुनियादों पे बहुत सारे सियासी लोगों को दिए गए या कुछ ऐसे उनके अपने मनपसंद लोगों को दिए गए कि उनमें से 1 रुपया भी फिर वापस बैंक को नहीं मिल पाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे इदारों को फ़रोख्त किया जा रहा है तो बहुत अच्छा किया जा रहा है, इस मुल्क के अवाम के साथ बड़ा नेकी करने जा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जो ये फंड्स की मैनेजमेंट है गवर्नमेंट वो किस अंदाज में कर रही है। आप इक़्तिदार में हैं तो पहले मरहले पे आपने कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची को गिरवी रख दिया 500 अरब रुपए का कर्जा लेने के लिए। उसके बाद आपने कुछ बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को गिरवी रखा और आपने कोई 120 अरब रुपए का कर्जा लिया। और अब हालत यह है कि मादर मिल्लत के नाम पे जो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर एक पार्क बना है जो 750 एकड़ पर मुहित है, पूरे सेक्टर पे मुहित है, फातिमा जनाब पार्क जिसको F9 पार्क भी कहा जा रहा है। अब जनाब $1 अरब आपने कर्जा लेना है मजीद अपने मामला चलाने के लिए, तो गोया ये पार्क भी खैर से अब गिरवी रखने जा रही है हुकूमत। और हालत आपको पता ये है कि इससे पहले आज भी खबर आपने देखी होगी कि $7 मिलियन हमने वो लीजिंग कंपनी को पे किए हैं क्योंकि मलेशिया में हमारा त्यारा रोक लिया गया है। बिल्कुल। तो अब उसके साथ सेटलमेंट हुई है। उससे पहले ब्रॉडशीट के साथ हमने 32 मिलियन पाउंड्स वहाँ पे दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि टीथियान के साथ जो हमारा हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को बुनियादी तौर पे थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर्स के हमने उसको पूरा नहीं किया, उसमें भी कुछ $6 अरब की हमें पेनल्टी पड़ी है। तो अब जो रूज़वेल्ट होटल है न्यूयॉर्क का PIA का और जो पेरिस में एक होटल है वो शायद अटैच हो जाए, माशाल्लाह वो भी कहीं हमारे हाथ से निकलने को हैं। तो समझ नहीं आ रही कि खान साहब क्लेम तो ये करते हैं कि उनके पास बड़ी कमाल की टीम है, लेकिन पूरी दुनिया में माशाल्लाह से जागहसाई भी हो रही है और कौमी असासों का जो हाल है वो आपके सामने है। मैं ये ज़रूर कहूँगा शराजी साहब, ये रिकोडेक हो, ब्रॉडशीट हो, कारके हो, कि अगर आपने इसमें कोई बुनियादी इस्लाह लानी है और ये पहले भी बात होती रही है तो बैनुल-अक़वामी मुआहदे जो आपके हैं उनकी हर एक शेख काबिल तवज्जो है और जब आप उस पर दस्तखत करते हैं तो बतौर एक रियासत आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जितने भी BITs हैं सर उन सबको रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, BITs बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ बाकी ममालिक के साथ, ताकि आप फिर से इनकी चक्की से ना गुजरें। जो आपने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के दायरे इख्तियार में आप शामिल हो चुके हैं, उसको भी ज़रा एक बार फिर से सोचना चाहिए। क्यों हुए थे आप? हिंदुस्तान तो नहीं उसमें शामिल, दीगर ममालिक उसमें नहीं शामिल। फिर से ज़रा रिकन्सिडर करें कि क्या इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट फोरा हैं वो पाकिस्तान के मकासद के मुताबिक इस तरह फ़ैसले करते हैं, और अगर नहीं करते तो शायद आपको हर एक कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात सर, ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं और ये 2-4 कर्जे लेके इससे ये सारा जो इशू है वो हल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में मैं ऐड करूंगा सर कि बुनियादी तौर पे जब आप इस तरह के बैनुल-अक़वामी मुआहदे करते हैं तो हमारी अदालतों को भी थोड़ा सा एहतियात का हाथ में रखना चाहिए कि जब इन मामलात को अपनी अदालतों में लेके आते हो तो फिर हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि फिर ये कहीं किसी और फोरम पे भी सुने जा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए सर। एक दुनिया भर में इस जूरिस्प्रूडेंशियल नुक्ते को फॉलो किया जाता है कि जहाँ इक़्तिसादी अमूर की बात होती है तो अदलिया उसमें कम से कम दखल देती है। इट ट्रेड्स वेरी वेरी लाइटली, क्योंकि उसके जो कुछ तकनीकी असरात होते हैं वो अक्सर आपके सामने नहीं होते। हर चीज़ में शायद इस तरह
नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।